वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 10 चैप्टर नंबर 10। इसका नाम है व्रत। व्रत को अंग्रेजी में बोलते हैं हम सर्किल। अब सवाल उठता है व्रत या सर्किल आखिर होता क्या है। देखिए, अगर कोई हमसे पूछे कि व्रत क्या है, व्हाट इज सर्किल, व्रत क्या है, व्हाट इज सर्किल, तो हमारा जवाब क्या होगा? हमारा जवाब होगा व्रत एक विशेष प्रकार की ज्यामितीय आकृति है। व्रत क्या है? व्रत एक स्पेशल टाइप का ज्योमेट्रिकल फिगर है। ज्यामितीय आकृति, ज्योमेट्रिकल फिगर। व्रत क्या है? एक विशेष प्रकार का ज्यामितीय आकृति, ज्योमेट्रिकल फिगर। तो अगर कोई हमसे पूछे कि व्रत क्या है, व्हाट इज सर्किल, तो हम कहेंगे व्रत एक विशेष प्रकार की ज्यामितीय आकृति है, ज्योमेट्रिकल फिगर है, जो दिखने में कैसा दिखाई देता है? इस तरह का दिखाई देता है। इसको हम व्रत बोलते हैं। ठीक है। अगर हमें कोई व्रत की परिभाषा करने के लिए कहे तो हम कैसे करेंगे? तो व्रत की परिभाषा क्या होती है, उसको हम परिभाषित कैसे करते हैं? अगर हमें व्रत की परिभाषा करनी हो, उसकी डेफिनेशन देनी हो, तो हम कहेंगे किसी तल में, किसी प्लेन में स्थित मौजूद सभी बिंदुओं का समूह, किसी तल में स्थित सभी बिंदुओं का समूह जो कि एक स्थिर बिंदु से, एक स्थिर बिंदु से एक नियत दूरी पर, एक निश्चित दूरी पर होता है, व्रत कहलाता है। व्रत क्या है? बिंदुओं का समूह है। बिंदुओं का समूह है। किसी तल में मौजूद बिंदुओं का समूह, किसी तल में मौजूद बिंदुओं का समूह जो कि किसी स्थिर बिंदु से, किसी स्थिर बिंदु से एक नियत दूरी पर स्थित होता है, उसे हम व्रत कहते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, किसी प्लेन में मौजूद जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का कलेक्शन, सभी बिंदुओं का जो समूह है, संग्रह है, विच आर
जो कि एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी पर, एक स्थिर दूरी पर होते हैं, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, एक स्थिर बिंदु से, कॉल्ड सर्किल, सर्किल कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी तल में मौजूद ये जो बहुत सारे बिंदु हैं, ये बहुत सारे बिंदु हैं, इन बिंदुओं का समूह है। और ये बिंदु कैसे हैं? जो कि एक स्थिर बिंदु से, ये एक स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु है, स्थिर बिंदु से ये जो बिंदु हैं एक निश्चित दूरी पर हैं। ये जो इनसी दूरियां हैं स्थिर बिंदु से, वो बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, तो ये जो बिंदुओं का समूह है जो कि एक स्थिर बिंदु से, फिक्स पॉइंट से एक निश्चित दूरी पर है, एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर है, उन बिंदुओं के समूह को हम कहते हैं वृत्त। तो वृत्त क्या है? एक ज्यामितीय आकृति है, ज्योमेट्रिकल फिगर है। इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें जो बिंदुओं का समूह होता है, वृत्त में जो बिंदुओं का समूह होता है वो एक निश्चित बिंदु से, एक स्थिर बिंदु से, फिक्स पॉइंट से निश्चित दूरी पर होता है, कांस्टेंट वैल्यू पर होता है, कांस्टेंट डिस्टेंस पर होता है। ठीक है, ये तो हो गई वृत्त की परिभाषा। ठीक है, अब बिंदुओं का जो समूह है जिसकी हमने बात की थी, इस बिंदुओं के समूह की पूरी जो लंबाई है, ये जो पूरी लंबाई, अगर सारे बिंदु बना दिए हम, बिंदु ही बिंदु बना दिए, बहुत सारे बिंदु बनेंगे पूरे वृत्त के ऊपर, तो इन बिंदुओं की संपूर्ण लंबाई, टोटल जो लेंथ है, उस टोटल लेंथ को हम कहते हैं परिधि। परिधि, बिंदुओं के समूह की संपूर्ण लंबाई को हम कहते हैं परिधि। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, या वृत्त की परिधि। ठीक है, तो वृत्त की परिधि किसे कहते हैं? किसी तल में मौजूद सभी बिंदुओं की जो कुल लंबाई होती है उसको हम वृत्त की परिधि कहते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो फिक्स पॉइंट होता है, स्थिर बिंदु जो होता है, इस स्थिर बिंदु को, इस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ सर्किल, और इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। सी से भी कर देते हैं, ओ से भी कर देते हैं, आमतौर पे ओ से करते हैं या सी से करते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्किल, ये जो स्थिर बिंदु है इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, और ये जो सेंटर ऑफ सर्किल है, स्थिर बिंदु है, इससे और परिधि पर मौजूद किसी भी बिंदु, वृत्त की परिधि पर मौजूद किसी भी बिंदु के बीच की जो दूरी है उसको हम, जो हम कह रहे हैं निश्चित दूरी होती है, उसको हम कहते हैं त्रिज्या, रेडियस, त्रिज्या। नियत दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, नियत दूरी को हम, कांस्टेंट डिस्टेंस को हम त्रिज्या कहते हैं। यानी सेंटर से और वृत्त की परिधि पर जो मौजूद बिंदु है उसके बीच की जो दूरी है, जो निश्चित है, उसको हम त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। एक वृत्त की कोई सी भी त्रिज्या हो, कितनी ही त्रिज्याएं हम खींचें, इन सभी त्रिज्याओं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। समान वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, समान वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब हम करेंगे थोड़ा सा रिकॉल, यानी पुनर्स्मरण। किस चीज का रिकॉल करेंगे, किस चीज का पुनर्स्मरण करेंगे? समकोण त्रिभुज की, राइट एंगल ट्राइंगल की एक थ्योरम होती है, एक प्रमेय होती है, उसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। इसका पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज से संबंधित है, राइट एंगल ट्राइंगल से संबंधित है। देखिए, हम जानते हैं कि समकोण जो त्रिभुज होता है वो ऐसा त्रिभुज होता है जिसके अंदर एक कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। तो जो कोण 90 डिग्री का होता है उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है, जैसा कि चित्र में गुलाबी रंग से दिखाया गया है, ये जो भुजा होती है, इस भुजा को हम बोलते हैं कर्ण या हाइपोटेनियस, कर्ण या हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। और इसको
H से प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, अब अगर संदर्भ कोण हम इसको माने तो थीटा के सामने वाली जो भुजा है वो होती है लंब या परपेंडिकुलर, लंब या परपेंडिकुलर, इसको हम P से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, और तीसरी भुजा जो बच गई उसको हम बोलेंगे आधार या बेस, बेस को B से लिख देंगे, बेस। ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बारे में हम जानते ही हैं। ठीक है, अब ये जो पाइथागोरस प्रमेय है ये कहती है कि अगर हमें दो भुजाएं मालूम हैं तो तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार यानी बेस का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, यानी अगर हमें लंब और आधार मालूम है तो हम कर्ण का स्क्वायर, कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इस फार्मूले से दो फार्मूले और बनते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कर्ण ज्ञात नहीं करना, हमें ज्ञात करना है लंब ज्ञात करना है, तो लंब को तो हम यहां लिख देंगे लंब यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कर्ण यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस आधार, ये आधार इधर जाएगा तो ये साइड जब हम चेंज करेंगे LHS के अंदर इसको ले जाएंगे आधार को तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस आधार यानी बेस का स्क्वायर, एक तो ये बन गया। ठीक है, अगर हमें आधार का स्क्वायर ज्ञात करना हो यानी आधार ज्ञात करना हो तो हम लिख देंगे आधार यानी बेस का स्क्वायर, तो कर्ण के स्क्वायर में से यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर में से हम क्या कर देंगे? लंब के स्क्वायर को घटा देंगे, लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी हमें दो भुजाएं ज्ञात हो और तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी हो तो हम इस पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। कब करते हैं? जब त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज का रिकॉल करते हैं, एक और चीज का पुनर्स्मरण करते हैं और वो है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। देखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल के कई सूत्र होते हैं जिनमें से दो महत्वपूर्ण हैं। एक सूत्र के बारे में तो हम जानते हैं, समकोण त्रिभुज में आमतौर पर इस्तेमाल होता है, वो क्या है? 1/2 आधार यानी बेस इंटू ऊंचाई, ऊंचाई यानी हाइट, आधार यानी बेस इंटू ऊंचाई यानी हाइट, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। ये तो कॉमन फार्मूला है, समकोण त्रिभुज में काम आता है। ठीक है, एक दूसरा फार्मूला जो कक्षा 9 में हमने पढ़ा था वो था हीरोन फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला, हीरोन सूत्र। अब ये सूत्र क्या था? ये सूत्र ये था, सूत्र में लिख देता हूं पहले। हीरोन का फार्मूला था त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर S ब्रैकेट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, इस सब का अंडर रूट। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये S क्या चीज है और ABC क्या चीज है, ABC क्या चीज। ठीक है, ABC क्या है? भुजाएं हैं, भुजाएं। ए भुजा का मतलब क्या है? देखिए, जैसे हमारा त्रिभुज है ये ABC, ये मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है। ठीक है, तो ए का मतलब है कि ए कोण जो है इसके सामने वाली जो भुजा है वो तो है ए, उसको तो हम ए लिखेंगे हीरोन फार्मूले के अंदर। बी जो कोण है इसके सामने वाली जो भुजा है
उसको हम बी लिखेंगे, और सी जो कोण है, इसके सामने वाली जो भुजा है, इसको हम सी लिखेंगे। ठीक है, ये तो ए बी सी का मतलब मालूम चल गया, ये तो भुजाएं हैं। ठीक है, और एस क्या है? एस को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। एस को हम बोलते हैं सेमी, SEMI सेमी, पेरीमीटर PERI पेरी, METER मेटर, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। सेमी यानी अर्ध, पेरीमीटर यानी परिमाप, अर्ध परिमाप। एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, और एस का फार्मूला क्या होता है? एस का फार्मूला होता है एस बराबर, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी, और उसमें 2 का भाग लगा दो, ये होता है एस। ठीक है, तो एस ज्ञात कर लें पहले तो हम, और एस ज्ञात करके फिर ये फार्मूला लगा दें, तो हमें त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल मालूम चल जाता है, एरिया मालूम चल जाता है। ठीक है, आगे बात समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वृत्त संबंधी प्रमुख शब्दावली पर, यानी मेन टर्म्स रिलेटेड टू सर्किल्स। अब वृत्त से संबंधित मुख्य शब्दावली क्या है, मेन टर्म्स रिलेटेड टू सर्किल्स क्या क्या है? इनमें हम सबसे पहले बात करेंगे त्रिज्या पर। त्रिज्या को हम अंग्रेजी में बोलते हैं रेडियस। रेडियस, त्रिज्या या रेडियस का मतलब क्या होता है? थोड़ी देर पहले हालांकि हम बता चुके हैं, लेकिन फिर से हम बता रहे हैं, त्रिज्या या रेडियस का मतलब क्या होता है? त्रिज्या या रेडियस का मतलब है वो दूरी जो किसके बीच हो, वृत्त की परिधि पर मौजूद किसी बिंदु, मान लीजिए वृत्त की परिधि पर ये कोई बिंदु ए मौजूद है, और वृत्त का जो केंद्र है उसके बीच की जो दूरी है, यानी CA, वृत्त का केंद्र मान लीजिए C है, और वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु A है, तो A से और बिंदु C के बीच की जो दूरी है ये कहलाएगी त्रिज्या या रेडियस। त्रिज्या को हम स्मॉल r से प्रकट करते हैं, r। ठीक है, तो त्रिज्या या रेडियस क्या है? वृत्त की परिधि यानी सरकमफेरेंस पर स्थित किसी बिंदु और वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी जो होती है उसको हम त्रिज्या या रेडियस कहते हैं। यहां पर हम आपको एक खास बात और बता दें कि अगर वृत्त समान है, अगर वृत्त समान है तो उसकी चाहे कितनी भी त्रिज्याएं खींच लो, सभी त्रिज्याओं की जो लंबाई है वो आपस में बराबर होती है, सभी त्रिज्याएं बराबर होंगी। यानी अगर हम CA और CB और CC इसकी बात करें तो ये सारी आपस में बराबर होंगी। समान वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, याद रखना है हमें, समान वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ऑल रेडियसेस ऑफ सेम सर्किल आर इक्वल, समान वृत्त की सभी त्रिज्याएं जो होती हैं वो समान होती हैं। ऑल रेडियस ऑफ सेम सर्किल्स आर इक्वल, सेम सर्किल की सभी रेडियस जो होती है, त्रिज्याएं होती हैं वो समान होती हैं। इंपॉर्टेंट चीज है ये, बार बार काम आएगी हमारे, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला शब्द लेते हैं। वृत्त से संबंधित हमारा दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है जीवा। जीवा को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। जीवा या कॉर्ड का मतलब क्या होता है? वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा या कॉर्ड कहते हैं। वृत्त की परिधि पर कोई भी दो बिंदु हो, मान लीजिए ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, ये बिंदु C है और ये बिंदु D है, तो वृत्त की परिधि पर मौजूद कोई भी दो बिंदु हो, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, रेखाखंड जो होता है, लाइन सेगमेंट जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? जीवा या कॉर्ड कहते हैं।
जीवा या कॉर्ड का मतलब क्या हुआ? वृत्त की परिधि पर मौजूद किन्हीं दो बिंदुओं को, कोई भी दो बिंदु हो, उनको जब हम आपस में मिलाएंगे तो उस मिलाने वाले रेखाखंड को हम जीवा या कॉर्ड कहते हैं। ठीक है। वृत्त से संबंधित तीसरा महत्वपूर्ण शब्द है व्यास। व्यास को अंग्रेजी में बोलते हैं हम डायमीटर। अब व्यास या डायमीटर क्या होता है? देखिए, व्यास या डायमीटर क्या होता है? एक प्रकार की जीवा होता है, एक प्रकार के कॉर्ड होता है। कॉर्ड के बारे में अभी अभी हमने आपको बताया कि वृत्त की परिधि पर मौजूद कोई भी दो बिंदु हो, उन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड होता है, लाइन सेगमेंट होता है, उसको हम जीवा या कॉर्ड कहते हैं। ठीक है। तो ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर के गुजरती है, वह जीवा, वह कॉर्ड जो वृत्त के केंद्र से, सर्किल के सेंटर से होकर के गुजरती है, उसको हम वृत्त का व्यास, डायमीटर ऑफ सर्किल कहते हैं। यानी कोई भी जीवा है, अगर वो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजर रही है, ए बी, और वृत्त का केंद्र है सी, तो ये ए सी बी, ये जो है, ये जो जीवा है, ये क्या कहलाएगी? ये हमारा व्यास कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी। वृत्त का व्यास, वृत्त का डायमीटर। ठीक है। व्यास क्या है? व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होता है, सबसे लंबी कॉर्ड होता है। कॉर्ड का मतलब क्या होता है? वृत्त की परिधि पर मौजूद कोई भी दो बिंदु हों, उन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसको हम जीवा या कॉर्ड कहते हैं। और यदि वो जीवा या कॉर्ड जो है वो सेंटर में से गुजर रही है, वृत्त के केंद्र में से होकर के गुजर रही है, तो ऐसी जीवा को, जो कि वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है, उसको हम कहते हैं वृत्त का व्यास, डायमीटर ऑफ सर्किल। ठीक है। यहां पर हम आपको एक बात और बता दें कि जो व्यास होता है, वृत्त का व्यास जो होता है, देखिए यहां पे समझने की कोशिश कीजिए। ये वृत्त का सेंटर है और ये कोई बिंदु परिधि पर है, मान लीजिए इसको डी मान लेते हैं। ठीक है। तो सी डी क्या है? सी डी को हम बोलते हैं त्रिज्या। हमने बताया था त्रिज्या के अंदर कि वृत्त की परिधि का कोई भी बिंदु हो और सेंटर जो है उसके बीच की जो दूरी है, उसको हम त्रिज्या या आर कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अब यहां पर दो त्रिज्याएं होंगी, एक त्रिज्या तो ये और एक त्रिज्या ये। सी ए और सी बी दो त्रिज्याएं हो गई। यानी कहने का मतलब ये है कि व्यास जो होता है, वृत्त का जो व्यास होता है, वो त्रिज्या का दोगुना होता है। अगर हम डायमीटर की बात करें, वृत्त के डायमीटर की बात करें, वृत्त के व्यास की बात करें, तो वो 2 दुगना होता है किसका? आर का, त्रिज्या का, 2r। d बराबर 2r होता है। ये हमें ध्यान रखना। जब भी हम व्यास की बात करेंगे, इसका मतलब है त्रिज्या का दुगना है वो। व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है। वृत्त से संबंधित चौथा महत्वपूर्ण शब्द है चाप। चाप को अंग्रेजी में बोलते हैं आर्क, ARC, आर्क। आर्क, चाप या आर्क। चाप या आर्क का मतलब क्या है कि वृत्त की परिधि पर मौजूद कोई भी दो बिंदु हों, मान लीजिए एक बिंदु है P और दूसरा बिंदु है Q। वृत्त की परिधि पर मौजूद दो बिंदुओं के बीच स्थित वृत्त की जो परिधि है, ये दो बिंदुओं के बीच मौजूद वृत्त की जो परिधि है, ये वाली, इस को हम कहते हैं चाप। इसके भाग को हम कहते हैं चाप। दो बिंदुओं के बीच स्थित वृत्त की परिधि यानी सरकमफ्रेंस के भाग को हम चाप या आर्क कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच, P और Q, इन दो बिंदुओं के बीच मौजूद वृत्त की जो परिधि है, उसके भाग को हम क्या कहते हैं? चाप या आर्क कहते हैं।
अब ये चाप या आर्क दो प्रकार का होता है। एक तो जैसे हमने मान लीजिए ये मान लिया P और Q, P और Q, ये एक चाप है, ये थोड़ा छोटा है इसलिए इसको हम बोलते हैं लघु चाप, माइनर आर्क, माइनर आर्क, लघु चाप। और बाकी का जो हिस्सा है ये P से इधर का और वापस से इधर से यूं घूम करके इधर से हम आए, तो ये जो पूरा हिस्सा है ये बहुत बड़ा है, तो उसको हम कहेंगे दीर्घ आर्क, दीर्घ चाप यानी मेजर आर्क। चाप दो प्रकार का हो गया, ये लघु चाप यानी माइनर आर्क, और ये हो गया हमारा दीर्घ चाप यानी मेजर आर्क। ठीक है। अब चाप को प्रदर्शित करने के तरीके देखिए, अगर हम लघु चाप को जब भी हम चाप को प्रदर्शित करते हैं, चाहे लघु हो चाहे दीर्घ, तो एक चिन्ह इस तरह का एक राउंड इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो अगर हमें लघु चाप को प्रदर्शित करना है, लघु चाप को करना है, तो लघु चाप P और Q, तो इसको हम PQ लिखने के बाद में इसके ऊपर ये राउंड वाली ये लगा देंगे। इसका मतलब है PQ एक चाप है और वो कौन सा है, लघु है, माइनर है, लघु चाप। लघु चाप को हम इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। अगर हम दीर्घ चाप को प्रदर्शित करना चाहें तो हमें क्या करना होता है, एक और PQ के अलावा एक और हम कोई भी बिंदु लेंगे R और उसको लिखेंगे PRQ, PR या PQR, कैसे लिख लो, PQR लिख लो या PRQ, इस तरह से लिख, PRQ, और फिर इसके ऊपर ये वाली राउंड लाइन हम बनाएंगे। ठीक है। इसका मतलब हो गया PRQ एक चाप है और वो कैसा है, दीर्घ है, मेजर है, मेजर आर्क है। ठीक है। चाप संबंधी बातें समझ में आ गई। दो बिंदुओं के बीच स्थित वृत्त की परिधि के भाग को हम चाप या आर्क कहते हैं। ठीक है। चाप दो प्रकार का होता है, लघु चाप और दीर्घ चाप। चाप को प्रदर्शित करने के लिए हम एक राउंड रेखा का, कर्व रेखा का, वक्रीय रेखा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगर हमें लघु चाप को करना है प्रदर्शित, तो PQ के ऊपर, P और Q इसके ऊपर एक वक्रीय रेखा बना देंगे, हम कर्व रेखा बना देंगे। और अगर हमें दीर्घ चाप को प्रदर्शित करना है तो एक अन्य बिंदु और लेंगे, R, कोई सा भी अन्य बिंदु ले सकते हैं, और उसको लिखेंगे PRQ और उसके ऊपर एक वक्रीय रेखा बना देंगे या कर्व रेखा बना देंगे। ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी चाप की। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्त संबंधी पांचवी प्रमुख शब्दावली है अर्धवृत्त, या जिसको बोलते हैं सेमी सर्किल। अर्धवृत्त या सेमी सर्किल का मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है, वृत्त का आधा। मान लीजिए ये कोई वृत्त है, इसको हम इसके बीच में से एक व्यास खींच देते हैं, सेंटर में से जाती हुई। व्यास का मतलब क्या होता है, ऐसी जीवा जो केंद्र में से गुजरती है, ऐसी कॉर्ड जो सेंटर में से गुजरती है। ठीक है। तो ये हमने व्यास बना दिया। तो इसके अब ये जो वृत्त था इसके दो भाग हो गए, नंबर 1 और नंबर 2। प्रत्येक भाग एक अर्धवृत्त है, वृत्त का आधा है, इसलिए इसको हम अर्धवृत्त बोल रहे हैं, सेमी सर्किल बोल रहे हैं। ठीक है। ठीक है। वृत्त संबंधी छठा प्रमुख शब्द है वृत्तखंड। वृत्तखंड को अंग्रेजी में बोलते हैं सेगमेंट। वृत्तखंड या सेगमेंट क्या चीज होती है, देखिए, जीवा यानी कॉर्ड और संगत चाप, कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। जीवा के बारे में हम जानते हैं और आर्क के बारे में जानते हैं। तो जीवा और संगत चाप के बीच के क्षेत्र को हम वृत्तखंड या सेगमेंट कहते हैं। उदाहरण के लिए ये कोई जीवा है, इसको हमने लिख दिया, A लिख दिया और B लिख दिया। तो एक तो जीवा, पहली चीज तो है जीवा, कॉर्ड AB, जीवा AB, कॉर्ड AB, और संगत चाप, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग, इसका जो संगत चाप है, इससे संगत यानी जुड़ा हुआ,
इसका संगत जो चाप है, चाप मतलब कोई भी दो बिंदु हैं परिधि के ऊपर, दो बिंदुओं के बीच मौजूद परिधि का जो भाग होता है, यानी ये वाला जो भाग है, ये होता है चाप। तो जीवा और संगत चाप, इसके बीच में जो क्षेत्र है, यानी ये जो क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है? वृत्तखंड या सेगमेंट कहलाता है। वृत्तखंड या सेगमेंट का मतलब क्या है? जीवा और संगत चाप के बीच के क्षेत्र को हम वृत्तखंड या सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, वृत्तखंड या सेगमेंट भी दो प्रकार का होता है। जैसे चाप दो प्रकार का होता है ना, उसी प्रकार से वृत्तखंड या सेगमेंट जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है। पहला लघु माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड, और दूसरा दीर्घ वृत्तखंड यानी मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब देखिए जो ये छोटा हिस्सा है इसको तो हम कह देंगे लघु वृत्तखंड, और ये जो बड़ा हिस्सा बच गया पूरा इसको हम कह देंगे दीर्घ वृत्तखंड या मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये छोटा है इसलिए इसको लघु बोला है, माइनर बोला है, और ये इधर वाला हिस्सा जो बाकी का जो हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा बच रहा है ये बड़ा है, इसलिए इसको हमने दीर्घ बोला है, मेजर बोला है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि वृत्तखंड को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। देखिए वृत्तखंड को लिखने का तरीका है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे वृत्तखंड, शब्द लिखते हैं वृत्तखंड। अब जैसे ये ए बी वाला वृत्तखंड है, इसको प्रदर्शित करना है तो कोई सा भी तीसरा बिंदु एक ले लेते हैं, यहाँ पे सी, तो ए सी बी, तो वृत्तखंड ए सी बी ऐसे लिखेंगे इसको, ए सी बी। अब मान लीजिए दीर्घ वाला लिखना है हमें, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई सा भी बिंदु ले लिया डी, तो वृत्तखंड ए डी बी, इसको हम लिखेंगे वृत्तखंड या सेगमेंट ए डी बी, ऐसे लिखेंगे वृत्तखंड ए सी बी, सेगमेंट ए सी बी, और वृत्तखंड ए डी बी, सेगमेंट ए डी बी, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी वृत्तखंड की। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्त से संबंधित हमारा अगला शब्द है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं सेक्टर। अब सवाल उठता है त्रिज्यखंड या सेक्टर का मतलब क्या होता है। देखिए वृत्तखंड का मतलब क्या था? वृत्तखंड का मतलब था जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र। त्रिज्यखंड का मतलब क्या है? दो त्रिज्याओं और संगत चाप के बीच का क्षेत्र। मामूली सा अंतर है। वृत्तखंड के अंदर क्या था? जीवा और संगत चाप की बात हो रही थी। त्रिज्यखंड में क्या बात हो रही है? दो त्रिज्याओं और संगत चाप के बीच की बात हो रही है। ठीक है, तो दो त्रिज्याओं, दो रेडियसों और संगत चाप कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच के क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड या सेक्टर कहते हैं। मतलब क्या हुआ? मान लीजिए ये कोई वृत्त है और इसका सेंटर है सी, और इसकी दो त्रिज्याएं बना दी हमने। एक त्रिज्या हमने यहाँ से यहाँ खींच दी और एक त्रिज्या हमने यहाँ से यहाँ खींच दी। तो ये जो दो त्रिज्याएं हैं इसको हमने P लिख दिया, इसको Q लिख दिया। तो ये जो दो त्रिज्याएं हैं CP और CQ, ये दोनों त्रिज्याएं और संगत चाप यानी इनसे जुड़ा हुआ जो चाप है यानी परिधि का टुकड़ा, ये P और Q को मिलाना, ये वाला, ये जो संगत चाप है। ठीक है, इस क्षेत्र को यानी ये जो पूरा क्षेत्र बना दो त्रिज्याओं और संगत चाप से मिलकर के, ये जो क्षेत्र बना है इस क्षेत्र को हम कहते हैं त्रिज्यखंड या सेक्टर। त्रिज्यखंड या सेक्टर। अब जिस प्रकार चाप दो प्रकार का होता है, लघु और दीर्घ, माइनर और मेजर, जिस प्रकार से वृत्तखंड भी हमने बताया दो प्रकार का होता है, लघु और दीर्घ, माइनर और मेजर, ठीक उसी प्रकार से त्रिज्यखंड भी दो प्रकार का होता है, सेक्टर भी दो प्रकार का होता है।
लघु और दीर्घ, माइनर और मेजर। ठीक है, अब माइनर त्रिज्य खंड या माइनर सेक्टर का मतलब क्या हुआ, ये छोटा वाला ये, और मेजर सेक्टर का मतलब क्या हुआ, मेजर सेक्टर या दीर्घ त्रिज्य खंड, उसका मतलब क्या हुआ, ये बड़ा वाला हिस्सा। ठीक है, लिखेंगे कैसे, अब त्रिज्य खंड को लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए दोनों त्रिज्याओं को लिखना है पी सी आर, इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर इस तरह लिख सकते हैं, देखो सेंटर से शुरू करेंगे हम, सी पी और बीच में कोई एक बिंदु ले लेंगे हम, कोई सा भी ले लिया, डी ले लिया, कोई भी एक बिंदु डी मान लिया हमने, तो सी पी डी क्यू, इसको हम बोलेंगे, लिखेंगे किस तरह से, सेक्टर या त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड सी पी डी क्यू, इस तरह से लिख देंगे, सेंटर से शुरू करेंगे सी पी डी क्यू, सी पी डी क्यू। ठीक है, अब ये तो हमने लिख दिया, हमने लघु वाले को लिख दिया। अगर दीर्घ वाले को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर कोई बिंदु हमने ले लिया, मान लीजिए ई ले लिया, कोई सा भी एक बिंदु ले लिया ई। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, है ना। इसको हम कैसे लिखेंगे, त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड, सेंटर से शुरू कर रहे हैं हम, सी पी ई क्यू, सी पी ई क्यू, सी पी ई क्यू, सी पी ई क्यू, ये जो हो जाएगा ये हमारा दूसरा वाला, ये वाला हमारा हो जाएगा, त्रिज्य खंड हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई हमारे त्रिज्य खंड की। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। देखिए, तथ्य यह है कि मान लीजिए हमारे पास में कोई वृत्त है और हम 3 बिंदु लेते हैं। पहला बिंदु हम लेते हैं वृत्त की परिधि के अंदर, दूसरा बिंदु हम लेते हैं वृत्त की परिधि के ऊपर, और तीसरा बिंदु हम लेते हैं वृत्त की परिधि से बाहर। तो तथ्य यह है कि वृत्त की परिधि के भीतर, वृत्त की परिधि के अंदर जो ये बिंदु है ए, इसको रख देते हैं, इसका नाम बी लिख देते हैं, इसका नाम सी लिख देते हैं। बिंदु ए जो है, जो कि वृत्त की परिधि के अंदर है, इसकी जो केंद्र से दूरी है, सेंटर से जो दूरी है, ये सेंटर है, इससे जो दूरी है ये त्रिज्या से कम होती है, त्रिज्या से कम होती है, क्योंकि त्रिज्या का मतलब क्या होता है, सेंटर और परिधि के बीच की दूरी, ये त्रिज्या होती है। तो ए जो है, जो बिंदु वृत्त की परिधि के अंदर होगा, उसकी दूरी केंद्र से त्रिज्या से कम होगी। वृत्त की परिधि के भीतर स्थित बिंदु की केंद्र से जो दूरी है वो त्रिज्या से कम होती है। ठीक है, पहला तथ्य क्या हुआ, पहला तथ्य ये हुआ कि वृत्त की परिधि के भीतर जो बिंदु मौजूद है उसकी केंद्र से जो दूरी है वो त्रिज्या से कम होती है, लेस देन रेडियस, त्रिज्या से कम होती है, यानी त्रिज्या ज्यादा होती है। ये सी ए से सी ए कम है, त्रिज्या ज्यादा है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर बिंदु वृत्त की परिधि पर मौजूद है तो उस बिंदु और केंद्र के बीच की जो दूरी है वो त्रिज्या के बराबर होती है। यानी सी बी की अगर हम बात करें, अगर हम सी बी की बात करें तो सी बी बराबर रेडियस, त्रिज्या के बराबर होगी। और तीसरा जो बिंदु है वो ये है कि अगर कोई बिंदु वृत्त की परिधि के बाहर है, जैसे सी और ये मान लें, हम इस बिंदु को डी मान लेते हैं, सी डी, तो ये जो सी डी है, जो बाहर जो बिंदु है सी डी, ये जो दूरी है सी से डी के बीच की दूरी, ये त्रिज्या से ज्यादा होगी, त्रिज्या कम होगी। ठीक है, बहुत ही मामूली सी बात है, साफ दिख रहा है। त्रिज्या का मतलब क्या होता है, परिधि के बराबर की दूरी। देखिए एक बार फिर से समझा देता हूं मैं, इसमें कुछ भी खास नहीं है इसके अंदर।
देखिए, सबसे पहले तो देखिए त्रिज्या का मतलब क्या होता है। त्रिज्या का मतलब होता है केंद्र से और परिधि के बीच जो दूरी है वो है त्रिज्या। ठीक है, अगर कोई बिंदु परिधि के वृत्त की परिधि के अंदर है, सेंटर ये वृत्त बिंदु है ए, तो सी ए ये जो दूरी है ये आर से कम होगी, लेस देन आर। ठीक है, क्लियर। दूसरी चीज, अगर बिंदु बी परिधि पर हो, यानी इसको बी लिख देते हैं, परिधि पर हो, तो ये जो दूरी है सी बी ये आर के बराबर होगी। साफ है, क्यों बराबर होगी? क्योंकि समान वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। ठीक है, दोनों बराबर होती हैं। तीसरी चीज, अगर ये जो बिंदु बाहर हो वृत्त से डी, तो सी से डी के बीच की जो दूरी है ये क्या होगी? त्रिज्या से ज्यादा होगी। साफ दिख रहा है, त्रिज्या तो यहीं तक होती है, परिधि तक ही होती है, परिधि से आगे है तो त्रिज्या ज्यादा है। ठीक है, क्लियर। अब हम विचार करेंगे एक तल में मौजूद एक वृत्त और एक रेखा की तीन संभावित पोजीशंस पर, तीन संभावित स्थितियों पर, सिचुएशंस पर। देखिए, अगर हमारे पास में एक वृत्त है और एक रेखा है तो उसकी तीन संभावित स्थितियां हो सकती हैं, सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि जो रेखा है, लाइन जो है, वो वृत्त को स्पर्श ही ना करे, इंटरसेक्ट ही ना करे, प्रतिच्छेदित ना करे, टच ही ना करे। ठीक है। दूसरी स्थिति हो सकती है कि जो लाइन है वो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे या इंटरसेक्ट करे या टच करे। ठीक है। तीसरी पोजीशन हो सकती है कि लाइन जो है वो वृत्त को दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करे, दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करे। ठीक है। पहली सिचुएशन के अंदर, पहली स्थिति के अंदर, क्योंकि लाइन वृत्त को टच नहीं कर रही है इसलिए ये हमारे विचार का बिंदु नहीं है। दूसरी सिचुएशन के अंदर लाइन वृत्त को एक बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। ठीक है। तो इस प्रकार की रेखा को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की रेखा को, वो रेखा जो किसी वृत्त को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, उस बिंदु को, उस रेखा को हम कहते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट। ठीक है। ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, इंटरसेक्ट करती है, टच करती है, स्पर्श करती है, उसको हम कहते हैं स्पर्श रेखा या टेंजेंट। ठीक है। और तीसरी कंडीशन में जो रेखा है जो कि वृत्त को दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर रही है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है, ऐसी रेखा को, जो किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेदित करती है, उस रेखा को हम कहते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा, अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं सीकेंट, SECANT, सीकेंट। जो रेखा वृत्त को एक बिंदु पर टच करती है उसको तो हम कह रहे हैं टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा, और जो रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर टच इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, उस बिंदु को हम कह रहे हैं, उस रेखा को हम कह रहे हैं छेदक रेखा या सीकेंट। याद रहेगा। ठीक है। स्पर्श रेखा किसको कहेंगे हम?
स्पर्श रेखा उस रेखा को कहेंगे जो किसी वृत्त को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है या इंटरसेक्ट करती है, उसको हम कहते हैं स्पर्श रेखा या टेंजेंट। और छेदक रेखा या सीकेंट उस रेखा को कहा जाता है जो किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है। अब ये जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं वृत्त, इसके अंदर हमारा जो चर्चा का मुख्य विषय है वो किस प्रकार की रेखा है? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, टेंजेंट। ठीक है। तो हम स्पर्श रेखा के बारे में और डिटेल से इसमें बात करेंगे। ठीक है। अब हम एक बार फिर से बात कर रहे हैं स्पर्श रेखा की, यानी टेंजेंट की। स्पर्श रेखा का मतलब अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि वह रेखा जो किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है या स्पर्श करती है या इंटरसेक्ट करती है, उसको हम स्पर्श रेखा या टेंजेंट कहते हैं। ठीक है। ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स ए सर्किल एट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है या स्पर्श करती है या इंटरसेक्ट करती है, उस रेखा को हम स्पर्श रेखा या टेंजेंट कहते हैं। ठीक है। और जिस बिंदु पर जिस पर लाइन वृत्त को प्रतिच्छेदित करती है, उसको हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। जैसे कि यहाँ पर इस बिंदु पर ये रेखा इसको इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है वृत्त को, तो ये जो बिंदु है इसको मान लीजिए हमने P मान लिया, तो ये जो बिंदु P है इसको हम कहेंगे P क्या है? P है स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। अंग्रेजी में इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। अब ये जो स्पर्श रेखा जो शब्द है, बार बार में स्पर्श रेखा जो शब्द है, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं टेंजेंट। और ये जो टेंजेंट शब्द है अंग्रेजी का, ये जो टेंजेंट शब्द है लैटिन भाषा के टेनग्री शब्द से बना है, टेनग्री शब्द से बना है। टेंजेंट शब्द लैटिन भाषा के टेनग्री शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है स्पर्श करना या टच करना। टेंजेंट शब्द का प्रतिपादन, ये जो अंग्रेजी शब्द टेंजेंट है, इस शब्द का प्रतिपादन 1583 में 1583 में डेनिश गणितज्ञ, डेनिश मैथमेटिशियन थॉमस फाइनके ने किया था। थॉमस फाइनके ने किया था। किसने किया था? थॉमस फाइनके। थॉमस फाइनके कौन था? डेनिश गणितज्ञ था। इसने कब किया था? 1583 में, 1583 में टेंजेंट शब्द का प्रतिपादन किया था। ठीक है। अब हम बात करेंगे स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट संबंधी अति महत्वपूर्ण बातों पर। पहली बात यह है कि यदि कोई हमसे पूछे कि किसी वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक वृत्त के ऊपर कितनी टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं, स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ड्रॉ की जा सकती है, तो हमारा जवाब होगा एक वृत्त पर अनंत, इनफाइनाइट स्पर्श रेखाएं, टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं, ड्रॉ किए जा सकते हैं। कोई भी वृत्त है उसके ऊपर हम इस तरह से भी टेंजेंट खींच सकते हैं, टेंजेंट इस तरह से भी खींचा जा सकता है, टेंजेंट इस तरह से भी खींचा जा सकता है, इस तरह से भी खींचा जा सकता है, और भी अनंत तरीके हैं ऐसे, इनफाइनाइट तरीके। तो जब भी अगर यदि कोई हमसे पूछे कि
एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो हमारा जवाब होगा इनफाइनाइट, अनंत। स्पर्श रेखा संबंधी दूसरी महत्वपूर्ण बात है, एक स्पर्श रेखा के समानांतर कोई भी एक टेंजेंट हो। जैसे ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, वृत्त के ऊपर ये एक टेंजेंट हमने खींच रखा है, स्पर्श रेखा हमने खींच रखी है ए बी। अगर इस ए बी के समानांतर हम दूसरी स्पर्श रेखा खींचना चाहें तो कि वो स्पर्श रेखा केवल सी डी हो सकती है। यानी एक स्पर्श रेखा के समानांतर, एक स्पर्श रेखा के पैरेलल सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा या टेंजेंट खींचा जा सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है। एक स्पर्श रेखा के समानांतर एक टेंजेंट के पैरेलल सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा, सिर्फ एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, यानी अगर ए बी एक टेंजेंट है तो इसके समानांतर सिर्फ एक सी डी, सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इस पर एक टेंजेंट खींचा जा सकता है। ठीक है, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट संबंधी तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वृत्त के अंदर मौजूद किसी भी बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींचना संभव नहीं है। अगर कोई भी बिंदु वृत्त के अंदर मौजूद है, मान लीजिए यहाँ पर कोई वृत्त बिंदु मौजूद है, तो इससे कोई स्पर्श रेखा खींचना संभव नहीं है, क्योंकि इससे जब भी हम रेखा खींचेंगे, मान लीजिए ये खींचा, तो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटेगी, दो बिंदुओं पर काटेगी। जबकि स्पर्श रेखा क्या होती है? वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटती है। तो ये जब भी वृत्त के अंदर कोई बिंदु हो तो उससे कोई भी स्पर्श रेखा खींचना संभव नहीं है, क्योंकि जब वृत्त के अंदर मौजूद बिंदु से जब भी हम कोई रेखा खींचने का प्रयास करेंगे तो वो स्पर्श रेखा नहीं होगी, वो टेंजेंट नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? वो छेदक रेखा होगी, सीकेंट होगी। क्या होगी? छेदक रेखा, सीकेंट। दो बिंदुओं पे काटेगी तो वो छेदक रेखा, छेदक रेखा, सीकेंट। ठीक है, क्लियर? वृत्त के अंदर किसी भी बिंदु से, वृत्त के अंदर मौजूद किसी भी बिंदु से कोई भी टेंजेंट खींचना, स्पर्श रेखा खींचना, ड्रॉ करना संभव नहीं है। ठीक है, स्पर्श रेखा संबंधी चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि वृत्त की परिधि पर स्थित, वृत्त की परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु से, कोई भी बिंदु हो, मान लीजिए वृत्त की परिधि पर ये बने हुए बिंदु, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, यहाँ पर भी बिंदु कोई सी है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट खींचा जा सकता है। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि वृत्त की परिधि पर अगर कोई एक बिंदु मौजूद है तो उस एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक से अधिक स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। क्योंकि स्पर्श रेखा का मतलब ही ये होता है कि ऐसी रेखा जो किसी बिंदु को, किसी वृत्त को किसी केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हो। इसलिए वृत्त की परिधि पर मौजूद किसी एक बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इस तरह से। ठीक है, क्लियर? स्पर्श रेखा संबंधी पांचवी महत्वपूर्ण बात यह है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से अधिकतम दो स्पर्श रेखाएं, दो टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं। मतलब मान लीजिए कोई वृत्त है जिसका सेंटर सी है। ठीक है, इस वृत्त के बाहर कोई बिंदु हमने ले लिया P, ये कोई बिंदु हमने ले लिया P, और इस बिंदु से हम इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना चाहते हैं। ठीक है, तो स्पर्श रेखाएं हम इस P बिंदु से
अधिकतम 2 खींच सकते हैं। एक जिसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्पर्श बिंदु Q है और दूसरे में स्पर्श बिंदु R है। ठीक है, स्पर्श बिंदु का मतलब हम जानते ही हैं, वो स्थान, वो बिंदु जहां पर जो लाइन होती है वो वृत्त को स्पर्श करती है, प्रतिच्छेदित करती है, इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो PQ और PR ये स्पर्श रेखा हो गई। अगर किसी वृत्त के बाह्य बिंदु किसी P से हमें स्पर्श रेखाएं खींचनी है तो स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है, जैसा कि यहां पर है PQ और PR। ठीक है, अब बाह्य बिंदु यानी P और स्पर्श बिंदु यानी Q, इनके बीच की जो दूरी है यानी PQ की जो दूरी है PQ, इस दूरी को हम कहते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई। स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। यहां पर खास बात यह है कि जब भी बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं जिनकी अधिकतम संख्या 2 होती है, तो इन स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है PQ और PR, PQ की लंबाई इक्वल्स टू PR, इनकी स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की, दोनों टेंजेंट्स की लंबाई हमेशा बराबर होती है। ये हमें याद रखना है, ये बार बार काम आएगी ये वाली बात। किसी भी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। ठीक है, स्पर्श रेखा संबंधी, टेंजेंट संबंधी छठी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी वृत्त हो, सर्किल हो, वृत्त की, सर्किल की स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट, छेदक रेखा यानी सीकेंट की एक विशिष्ट दशा है, स्पेशल केस है, जब संगत जीवा, कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड के दोनों सिरे संपाती हो जाते हैं, कोइंसाइड हो जाते हैं। संपाती मतलब कोइंसाइड हो जाते हैं। मतलब क्या है कि कोई भी वृत्त हो उसकी टेंजेंट की हम बात कर रहे हैं कि जैसे वृत्त का टेंजेंट, जैसे इस बिंदु को मान लें A मान लें और ये कोई रेखा जा रही है, देखिए A बिंदु से होते हुए ये, तो ये क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा या टेंजेंट। इसमें हमसे ये कहा गया है कि जो स्पर्श रेखा होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है वो छेदक रेखा की यानी सीकेंट की, छेदक रेखा क्या होती है? ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है। मान लीजिए ये कोई छेदक रेखा है और ये बिंदु है P और ये बिंदु है Q। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि वृत्त की स्पर्श रेखा, बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन समझने वाली बात है कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो छेदक रेखा की यानी PQ की एक विशिष्ट दशा है, एक स्पेशल दशा है। जब संगत जीवा यानी ये जो PQ है, ये PQ जो है, इसके दोनों सिरे यानी P और Q संपाती हो जाते हैं, मतलब एक के ऊपर एक आ जाते हैं। मतलब अगर हम इस PQ को आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाएं तो P यहाँ आ जाएगा और Q यहाँ आ जाएगा, और आगे बढ़ाएं तो P यहाँ आ जाएगा, Q यहाँ आ जाएगा, यानी PQ पास पास आ रहे हैं। और ऐसा करते करते जब हम बिल्कुल इस पॉइंट पर आएंगे, A पॉइंट पर आएंगे, तो ये P और Q दोनों बिंदु जो हैं ये संपाती हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे, यानी एक के ऊपर एक आ जाएंगे। इसीलिए ये बात कही गई है कि स्पर्श रेखा जो होती है, टेंजेंट जो होता है, वो छेदक रेखा की यानी सीकेंट की एक विशिष्ट दशा है, एक स्पेशल केस है। उस केस में क्या होता है
संगत जीवा जो होती है, जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड होती है, जीवा जो होती है, वो उसके दोनों सिरे संपाती हो जाती है, तब उसको हम स्पर्श रेखा बोल देते हैं। ठीक है। स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट संबंधी सातवीं अति महत्वपूर्ण बात यह है कि वृत्त की स्पर्श रेखा, सर्किल की जो टेंजेंट होती है, स्पर्श रेखा जो होती है, वो स्पर्श बिंदु जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जैसे ये बिंदु P है मान लीजिए, और ये एक सर्किल है जिसका सेंटर है C। ठीक है। और ये जो बिंदु है Q बिंदु क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या है? ये वो बिंदु है जिस पर स्पर्श रेखा वृत्त को प्रतिच्छेदित कर रही है। ठीक है। तो वृत्त की जो स्पर्श रेखा है यानी PQ जो है, वो स्पर्श बिंदु यानी Q को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा यानी QC के लंबवत होती है। मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। क्या है महत्वपूर्ण बात? महत्वपूर्ण बात यह है कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा है, कोई भी वृत्त हो, उसकी जो स्पर्श रेखा होती है, वो स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसके लंबवत होती है, उसके परपेंडिकुलर होती है। अर्थात स्पर्श रेखा और वृत्त की जो त्रिज्या होती है, इसको हम त्रिज्या बोल देते हैं। तो स्पर्श रेखा और वृत्त की जो त्रिज्या होती है, उसके बीच में जो कोण होता है, उसकी जो रेडियस होती है, कोण होता है, वो होता है 90 डिग्री का। आई बात समझ में आई बात? कि कोई भी वृत्त हो, उसकी स्पर्श रेखा यानी PQ और स्पर्श बिंदु यानी Q को केंद्र से मिलाने वाली रेखा यानी QC। PQ जो है वो QC के लंबवत होती है। PQ QC के लंबवत का चिन्ह होता है, ये यूं करके यूं, ये परपेंडिकुलर का लंबवत का चिन्ह होता है। तो PQ लंबवत किसके है? QC के लंबवत। लंबवत होने का मतलब है उन दोनों के बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री का है। परपेंडिकुलर होने का मतलब है उन दोनों के बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है। इसको हम अन्य शब्दों में इस तरह भी कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा जो होती है, टेंजेंट जो होती है, वो वृत्त की जो त्रिज्या होती है, उसके उन दोनों के बीच में स्पर्श रेखा व वृत्त की त्रिज्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से वृत्त की जो त्रिज्या बनती है, उसके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, इसी पर आधारित है हमारी पहली प्रमेय 10.1, पहली थ्योरम 10.1। तो अब हम बात करेंगे प्रमेय 10.1 की।